नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 चरणों में बांटकर देखते हैं, जिसको 2 चरण हम लोग पढ़ चुके हैं और तीसरे चरण के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घटना घटी वह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन और जालियांवाला बाग में घटित पंजाब हत्याकांड था, वह महत्वपूर्ण घटना थी। तो आज हम लोग इसी घटना को पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान, यानी कि 1920 से पहले का जो कालखंड है, उसमें एक विचारना धारणा काम कर रही थी। वह यह था कि अंग्रेजों पर किसी तरह का मुसीबत, आफत, संकट जो भारतीयों के हित में है और भारतीयों को यह मौका का फायदा उठाना चाहिए। तो इसके मानने वाले कुछ लोग थे और कुछ नहीं मानने वाले थे। नहीं मानने वाले में कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का, ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन किया था युद्ध प्रयासों में, और गांधी सहित इसको समर्थन किया था। और गांधी जी ने तो एम्बुलेंस कोर की स्थापना लंदन में किया था। लेकिन एक दूसरी विचारधारणा जो कि विश्वास करता था कि उस पर किसी तरह का संकट भारत के हित में है, भारत के लिए फायदा है और इसका मौका उठाना चाहिए। आप देखते हैं कि जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, उसको निर्वासित कर दिया गया था। लेकिन भले ही उनको निर्वासित कर दिया गया, लेकिन जो अपने राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति जो कर्तव्य था, जो राष्ट्र को जो ब्रिटिश से चंगुल से छुड़ाना चाहते थे, उसमें कहीं उनकी निष्ठा, संकल्प में कोई कमी नहीं आई थी। और आप यही देखेंगे कि जो निर्वासित नेता गए थे, उन्होंने बहुत सारे, जो लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में जो गदर पार्टी ने भारत में ही नहीं, ब्रिटिश अमेरिका में ही नहीं, पूरे दुनिया में गदर मचा दिया था और अंग्रेजों को नाके चनो चबा दिया था। और उसी के नेतृत्व में भारत में 21 फरवरी 1915 के रासबिहारी बोस के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत में सशस्त्र विद्रोह का तारीख नियत किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो सका था। लेकिन जो भले ही सफल नहीं हो सका, लेकिन जो उसकी नींद थी उसकी हराम कर दिया था। उसको रात के भी सपने आते थे इन क्रांतिकारियों के। और इसी समय आप देखते हैं कि 1914 में जब बर्मा जेल से, मांडले से जो तिलक थे, जिन्होंने भारत को भारतवर्ष बनाने का वाले पहले नेता थे, वह इसी धारणा पर एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में होम रूल आंदोलन चलाते हैं। इससे भारत के जो राष्ट्रीय गतिविधि सुषुप्त था, वह पुनः जागृत हो गई थी। और इस समय एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युगांतकारी या क्रांतिकारी घटना घटी, वह बोल्शेविक रेवोल्यूशन था। और वहां जो जारशाही था, निरंकुश राजतंत्र, उसको तख्ता पलटकर जो मजदूरों का शासन स्थापित हो गया था। और इससे क्या हुआ, पूरे विश्व के जो मजदूर हैं उसमें एक ऊर्जा का संचार हुआ। और उसी तरह मजदूर जहां भी शोषण, उत्पीड़न से त्रस्त थे, उसको तख्ता पलटकर अपना सत्ता कायम करना चाहते थे। और जो वहां के क्रांतिकारी थे, रशिया के बोल्शेविक नेता, उन्होंने जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, जंजीरों से मुक्त होने के लिए, बेरियों से छुड़ाने के लिए, उसका समर्थन किया था। और बहुत सारे क्रांतिकारी जो भारत के थे, वह जो रूस के क्रांतिकारी नेता थे या वहां की जो पार्टी थी, उससे संपर्क था। और भारत मानो कि एक नया सवेरा हो गया है। वहां के रशिया क्रांति से इतना भारत के जो क्रांतिकारी थे, युवा थे, प्रेरित। और वहां साम्यवादी व्यवस्था स्थापित किया था। उसका लक्ष्य ही था कि पूंजीवाद का जो समूल नष्ट कर देना। पूंजीवाद क्या है? आपके पास
अगर 5 कपड़ा है तो क्या है, आप बदल बदल कर एक बार 5 को पहनते हैं, या पूंजीवाद है कि आवश्यकता से ज़्यादा है आपका। लेकिन अगर 5 कपड़ा है आपके पास और वो 5 भाई है तो पांचों बदल बदल कर पहनता है उसी कपड़ा को, तो ये क्या है, साम्यवाद है। तो वह जो साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हुआ था उसको समाप्त करना चाहता था। लेकिन तो क्या है कि जो ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार है वह चाहेगा ना कि भाई भारत में हमारा शासन बना रहे, तभी तो उसका जो खाना पीना चलता था, उसकी जो पूरा वैभव था, भोग विलास था, वह भारतीय के शोषण और उत्पीड़न पर ही आधारित था। और इसलिए वह जो भारत में राष्ट्रवाद तेजी से प्रखर हो रहा था, भारत के विभिन्न देश क्षेत्रों में, विभिन्न लोगों में, विभिन्न धर्मों, पंथों और लिंगों में जो एक राष्ट्र के प्रति संचेतना बन रहा था कि अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ देना है, वह काफी प्रबल हो गया था। और आप देखेंगे कि जो यहाँ के क्रांतिकारी नेता हैं वह काफी जोर शोर से इस आंदोलन को चला रहे थे। इसी समय देखिएगा कि आप 1917 में जो यहाँ 20 फरवरी 1917 को जो मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया, उसमें जो घोषणा की गई उससे जो आशा था उदारवादियों का, वह भी निराधार साबित हुआ। और इतना तो छोड़ दीजिए, और ऐसे समय में एक CD रॉलेट की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति ST रॉलेट थे, जिसकी अध्यक्षता में 2 विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं। और यही विधेयक को बाद में जो यह बिल बना, रॉलेट एक्ट बिल के नाम से जाना गया। और एक बिल को तो 18 मार्च 1919 को जो भारत का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें भारतीय सदस्यों के एक राय से विरोध करने के बावजूद तुरंत पास कर दिया गया। और यह रॉलेट एक्ट क्या था, इसको अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता था। इसका जो लाने का उद्देश्य था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसको दमन करना, और जो क्रांतिकारी आतंकवाद है उसको समाप्त कर, दमित कर, जो भारत का जो मौलिक अधिकार है उसकी अपहरण कर लेना। और इसमें क्या है कि जो राजनीतिक हिंसा को दबाने के नाम पर जो ब्रिटिश शासन था उसको असीमित अधिकार दे दिया गया था। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर बिना मुकदमा चलाए ही उसकी गिरफ्तारी, उसकी जेल में बंद किया जा सकता था और अनिश्चित काल समय तक के लिए। लेकिन इसीलिए इसको जो कहा जाता है काला कानून कहा जाता है। इसके बाद जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि पहले वकील होगा तब ना भाई अपील करेगा, अपील करेगा तब ना दलील कोई देगा। तो इसीलिए इसमें तो कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं था, उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता था और अनिश्चित काल तक उसको नजरबंद किया जा सकता था। और यह सब चल रहा था। तो स्थानीय स्तर पर जो गांधी थे वह तो धूम धड़ाका मचा चुके थे, चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से, अहमदाबाद मिल हड़ताल के, मजदूरों का मिल हड़ताल के माध्यम से, या खेरा सत्याग्रह के माध्यम से। लेकिन जो गांधी थे वह राष्ट्रीय राजनीतिक में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए या दुल्हा बनने के लिए बेचैन थे, और उनके लिए यह सुनहरा अवसर था। और सुनहरा अवसर था तो जब संवैधानिक तरीके से उसका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया, तब उन्होंने कहा कि भैया सत्याग्रह, अब आंदोलन चलाओ। और वह क्या करते हैं कि जो 24 फरवरी 1919 को एक शपथ पत्र तैयार करते हैं, प्रतिज्ञा पत्र तैयार करते हैं, और चयनित 20 लोगों को आमंत्रित करवाते हैं और कहते हैं कि भैया यह कानून बनेगा, और जब तक निरस्त नहीं हो जाएगा तब तक हम इसका अवहेलना करेंगे, उल्लंघन करेंगे, और शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से करेंगे। और फिर वह 26 फरवरी को वह देश के नाथ संबोधित करते हैं, पत्र लिखते हैं और सत्याग्रह में शामिल होने का न्योता देते हैं।
और बाद में वह बम्बई में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं और खुद उसका सभापति बनते हैं और सत्याग्रही नामक पत्रिका निकालते हैं, जो ऐसा आज तक कोई किताब में नहीं लिखा रहता है कि वो सत्याग्रही पत्रिका निकाले थे। लेकिन जो किशोर कुमार गोयनका है, जो उन्होंने उनकी पत्रकारिता पर गहरा अध्ययन किया है, उन्होंने कहा है कि वह सत्याग्रही पत्रिका निकाले थे सत्याग्रह का प्रचार प्रसार के लिए, और यह बम्बई से सोमवार को, हर एक सोमवार को निकलता था अंग्रेजी में। हालांकि यह पंजीकृत पत्रिका नहीं थी। उसके बाद गांधी राष्ट्रीय स्तर पर 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में आम हड़ताल की राष्ट्रव्यापी घोषणा करते हैं। और यह जैसे ही 6 अप्रैल की घोषणा होती है, मानो कि देश में एक नई लहर समाज का संचार हो जाता है। और जो ये सत्याग्रह सभा स्थापित किए थे गांधी, उसमें जो ज्यादातर सदस्य थे वह होम रूल लीग संगठन के सदस्य थे, युवा सदस्य थे, जो काफी उत्तेजित थे आंदोलन चलाने के लिए। देखिए, वही गांधी जो होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, लेकिन उसके सदस्य को यहाँ वह अपने सत्याग्रह सभा के माध्यम से आंदोलन चलाने के लिए उसका उपयोग कर रहे थे। क्योंकि गांधी उस वक्त, गांधी की जो राजनीतिक जो कांग्रेस था, यहाँ का जो राष्ट्रीय आंदोलन का अगुआ दुल्हा, उस पर उनकी कोई पकड़ नहीं थी या कोई उनकी भागीदारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की और युवा सदस्य जो होम रूल लीग का था उसका वह सहयोग लेते हैं। और एक गलतफहमी हो गया, तारीख तो नियत की थी 6 अप्रैल को, लेकिन गलतफहमी के कारण जो हड़ताल है वह 6 अप्रैल को ही, 30 मार्च को ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे दिल्ली में, और काफी भयानक हिंसा भड़कता है। और यहाँ दिल्ली में जो हड़ताल का जो नेतृत्व करता है वह स्वामी श्रद्धानंद करते हैं। और यहाँ ही नहीं, जहां जहां भी हड़ताल हुआ वहां भयानक हिंसा भड़की। लोग घोड़े थे उसकी हत्या की, तार को उड़ा दी, तार को काट दिया, टेलीफोन लाइन को उड़ा दिया, आदि अनेक जो हिंसात्मक गतिविधियां है वह संचालित किया। और गांधी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसके हिंसात्मक प्रकोप था, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर, बहाना के नाम पर जो सबसे अत्याचारी और दमन किया गया था ब्रिटिश हुकूमत के, वह पंजाब के लोगों पर किया गया। और यह सत्याग्रह आंदोलन उनको एक सुनहरा अवसर दिया, मौका भुनाने का। और वहां अमृतसर और लाहौर में तो इसकी प्रतिक्रिया, हिंसात्मक गतिविधियां काफी तेज थी। और वहां गांधी जाते हैं वहां शांत कराने के लिए, लेकिन गांधी को वहां जो ब्रिटिश सरकार है, प्रशासन है, वहां जाने नहीं देता और उनको, गांधी को बम्बे भेज देता है। और वहां भी काफी हिंसात्मक गतिविधियां हुआ था। और गांधी स्वयं देखते हैं कि वह जो उनका गृह राज्य है गुजरात, वह स्वयं दहल रहा है, हिंसा के आग में भड़क रहा है, जल रहा है। तो वहां जाते हैं, लोगों को शांत कराने का काम करते हैं। लेकिन गांधी को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और क्योंकि देखिए, आज तक कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं था जो यह जनव्यापी आंदोलन था, तो सरकार का भी कोई ऐसा अनुभव नहीं था कि इतने बड़े आंदोलन को किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, संभाला जाता है। इसलिए उसको सबसे अच्छा तरीका लगा कि काहे ना इसके नेतृत्व को ही गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गांधी को गिरफ्तार कर लिया। आज भी देखते होंगे कि जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा था, तो जो उसका मुख्य नेता था राकेश टिकैत, उसको सरकार गिरफ्तार करना चाहती थी ताकि आंदोलन समाप्त हो जाए। तो उसी तरह उसका नेतृत्व है, उसको गिरफ्तार कर लो जिससे आंदोलन समाप्त हो जाए। लेकिन इसके विरुद्ध में और तीव्र प्रतिक्रिया हुआ और हिंसा और भड़क गई। और जो यह रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था, आम हड़ताल था, उसको सफल बनाने में पंजाब में 2 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, डॉक्टर सतपाल और सफीदीन किचलू, जिसके कारण वहां जो हिंसात्मक गतिविधियां था वह काफी प्रखर था, तेज था। और उसके बाद क्या होता है कि जब कोई नेता इतना बड़ा नेतृत्व, आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, तो उसको क्या है, सरकार गिरफ्तार कर लेती है। और सरकार ने गिरफ्तार उनको कर लिया, पंजाब से बाहर भेजा दिया। इससे वहां की लोगों में और जो भावना थी और भड़क उठा, और वह पोस्ट ऑफिस को जला दिया, तार लाइन को काट दिया,
जो अंग्रेज गोरे महिला थी, पुरुष था, बच्चे था, उसकी हत्या की। और जब इनको सतपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया तो 13 अप्रैल 1919 को, जो कि एक विशेष दिन था सिखों के लिए, बैसाखी का दिन था, उस दिन मेला लगता था। और जो पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग था, वहाँ मेला आयोजित किया गया था। और जो जालियांवाला बाग था उसमें एक उनके गिरफ्तारी में के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। और इस जो मेले में ज़्यादा शिरकत करने वाले लोग थे, शामिल होने वाले लोग थे, वह गांव कस्बे से मेला में शामिल होने के लिए आए थे। और इससे पहले ही जो वहाँ था, इतना बड़ा हिंसक गतिविधियाँ हुआ था, तो वहाँ सैनिक कानून लागू कर दिया गया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। और शांति व्यवस्था बनाए रखने और मार्शल लागू को लागू करने के लिए जो एक सैनिक अधिकारी, वरिष्ठ सैनिक अधिकारी था, ब्रिगेडियर जनरल रेनिवाल्ड डायर, और वह काफ़ी क्रूर था। और उसने आदेश दे दिया था कि भैया 3 आदमी से ज़्यादा कोई अगर सभा करता है, जुलूस निकालता है, प्रदर्शन करता है, तो उसको बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जब पंजाब के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रहा था, तो लोग तो अनजान थे, उतना संचार का उनको पता नहीं था कि जो जनरल डायर ने इस तरह का कोई आदेश दिया है। लेकिन जनरल डायर था, जनरल रेनिवाल्ड डायर, उसको लगा कि हमारा आदेश का उल्लंघन किया गया है। और वह सभा स्थल पर पहुंचता है जालियांवाला बाग में और गोली चलाने का आदेश दे देता है। और लगातार 10 मिनट तक गोली वह निशंस बहसी क्रूरता के माध्यम से चलाते रहता है, और जिसके माध्यम से वह संदेश देना चाहता है कि जो भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होगा उसका अंजाम यही होगा। और उसमें सरकारी जो कहा जाता है कि 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मरने वालों की संख्या हजारों से अधिक थी। और यह बिना किसी चेतावनी की गोली चलाया गया था। और बड़ी चारों जो सभा स्थल था उसके चारों ओर बहुत चार दीवारी थी, लोग तुरंत भाग नहीं सकते थे। तो यह घटना थी। इससे पूरे इस घटना ने क्या हुआ, पूरा देश को स्तब्ध कर दिया, पूरा देश अब मौन हो गया। और इसकी प्रतिक्रिया में जो भारतीय नेता हैं उन्होंने काफ़ी इसकी आलोचना की। जैसे कि आप देखेंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वह नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं। जो शंकर नायर हैं वह जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसे त्याग पत्र दे देते हैं। और यह घटना जो जालियांवाला बाग में गोली चलाया गया, वह भारत ही नहीं, वह विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी निंदा की गई। और ब्रिटिश सरकार अपनी काली करतूतों, अपने जो काली मुख था उसको छुपाने के लिए, जो एडविन मॉन्टेग्यू था, जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो भारत राज्य सचिव था, वह एक हंटर कमीशन गठित करता है। आज भी देखते हो कि गांव में जो मुखिया है वह क्या करता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लाभार्थी से क्या 40% 50% कमीशन ले लेता है। और दूसरे जो उसका दूसरे तरह का जो योजना आता है उसमें सब में कमीशन लेता है। इसलिए वो क्या करेगा कि वह जो अगर मान लिया कि छठ आ जाता है तो वह बताइए कि उसके भरपाई करने के लिए उसी पैसा से क्या करेगा, वह सूप बांट देगा, पूरा फल उल बांट देगा, और इस तरह से अपनी जो शासन है अपने है जो कायम रखता है। तो उसी तरह उसने जो करतूत है उसको छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए वह हंटर आयोग गठित करता है। वह विलियम हंटर के अध्यक्षता में गठित करता है, जो कि उस वक्त स्कॉटलैंड के भूतपूर्व स्कॉटलैंड था उसके भूतपूर्व वह सॉलिसिटर जनरल था। और वहाँ के जो स्कूल था स्कॉटलैंड स्कूल के उपसभापति था। और उसमें भारतीय सदस्य को भी नियुक्त करता है। और जो भारतीय सदस्य थे वह चिमनालाल हरिलाल सीतलवाड़ा थे, जो कि एक बम्बई के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे या बम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति थे। दूसरा जो सदस्य थे जगत नारायण थे, और वह जो संयुक्त प्रांत है जो कि आज हम लोग यूपी जानते हैं उसके विधान परिषद के सदस्य थे।
और वहाँ के वह अधिवक्ता थे, वकील थे। और जो तीसरा सदस्य था वह वह था शहजादा साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, जो कि ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता थे। और जो यह कमेटी, हंटर कमेटी बैठा, उसमें जो भारतीय तीनों सदस्य थे, जगत नारायण, चिमनालाल, हरिलाल सितलवारा और सुल्तान अहमद खान, इन्होंने दोषी ठहराया जो जनरल डायर था, गोली चलाया था उसको। लेकिन जो अंग्रेज सदस्य थे उसने उसकी दोषी नहीं ठहराया, सिर्फ निंदा किया और किसी तरह का दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिफारिश नहीं किया। और यह जो जो हंटर कमेटी गठित किया गया था, उससे पहले ही जो सरकार था वह अपने अधिकारियों को बचाने के लिए, दोष सिद्ध न हो इससे बचाने के लिए इंडिमनिटी एक्ट पारित कर दिया था, जिसको व्हाइट वॉशिंग बिल भी कहा जाता था। और इस तरह से मार्च 1920 में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और बाद में उसको नाम मात्र का सैनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, उसको ब्रिटेन बुला लिया गया और उसको आधा पेंशन, आधा वेतन दिया गया और पेंशन भी उसको मिलता रहा। और बताइए, उसकी आलोचना तो दूर की बात है, वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, वहाँ का जो जो संसद है वह दो चैम्बर से मिलकर बना होता है, एक हो हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हो हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, जो उसने उसकी प्रशंसा की और 26,000 पाउंड राशि उसको इकट्ठा करके दिया। और जो सबसे ज़्यादा उसमें राशि दिया वह रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा योगदान किया गया था। और इस घटना के विरोध में कांग्रेस ने भी एक समानांतर गैर सदस्यीय कमेटी की गठित किया था। और यह कमेटी था वह जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया, जिसको महामाना कहा जाता था। और वह प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष भी थे। और मदन मोहन मालवीय के जो अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है, उसके जो अन्य सदस्य थे वह मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, अब्बास तैयब जी और एस.आर. जयकर आदि लोग थे इस कमेटी के सदस्य। और इस कमेटी ने जो कांग्रेस के द्वारा गठित किया गया था, उसने जनरल डायर की जो अमानवीय कृत्य था, जो असभ्य कृत्य था, कार्य किया था, उसने उसकी निंदा करता है और जो उसको बताता है कि वो भावनावशेष में आकर उसने ऐसा कृत्य किया था। और जो C.F. एंड्रूज थे, जिनको कि दीनबंधु भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर हत्या करने का प्रयास था। और जब यह जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब उसी समय वहाँ एक जो पंजाब का जो क्रांतिकारी बेटा था उधम सिंह वहाँ मौजूद था। भले ही उस घटना को नहीं वो रोक सका, लेकिन उस घटना ने उसको झकझोर कर रख दिया। और वह जो खून से लथपथ मिट्टी था जालियांवाला बाग का, वही उसको वह अपने मुट्ठी में लेता है और सौगंध लेता है अपनी माता का, भारत माता का, कि इसका बदला लेकर रहेंगे। और वह 1924 में अमेरिका चला जाता है और वहीं जो क्रांतिकारी गतिविधियां नेता था उसके साथ माध्यम से मिलकर जो क्रांतिकारी गतिविधियां उसको चलाता है। वहाँ एक शिपिंग बोर्ड में वो नौकरी करने लगता है, वो अपना नाम भी वह बदल लेता है। लेकिन वह उसको लगता है कि अब भारत जाकर अच्छे से जो राष्ट्रीय आंदोलन है, क्रांतिकारी गतिविधियां है, उसको चलाया जा सकता है। वह 3 वर्ष बाद 1927 को भारत लौट आता है, लेकिन जैसे ही लौटता है उसको आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 1931 में जब इसी समय वह जब जेल में रहते हैं तो भगत सिंह से उनकी मुलाकात होती है और उम्र में बड़े रहने के बाद भी वह भगत सिंह को अपना गुरु मानते हैं और प्यार और स्नेह उनसे इतना था कि वह जहाँ भी अपने पर्स में भगत सिंह का फोटो रखते थे। और 1931 में वह जेल से रिहा होते हैं और 2 वर्ष बाद एक जाली पासपोर्ट के माध्यम से वह ब्रिटेन चले जाते हैं और वहाँ इंडियन
वर्कर्स एसोसिएशन का सदस्यता ग्रहण करते हैं ताकि वहाँ रहने के लिए, जीवन बसर करने के लिए खर्चा निकाला जा सके। और वह पेरिस, इटली, जर्मनी आदि जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसके नेताओं से मिलते हैं और चलते हैं। लेकिन 13 मार्च 1940 को एक पासपोर्ट के कुछ काम के माध्यम से वह इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के यहाँ ऑफिस जाते हैं, जो उस समय हैदरी था वहाँ का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उससे मुलाकात नहीं होती है, लेकिन जो बाहर निकलते हैं तो एक नोटिस लगा हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है और जो सेंट्रल एशियन एसोसिएशन की मीटिंग होने वाली है। और वह फिर शाम को वह फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन जो पॉल रॉबिन्सन की फिल्म होती है वह प्राइट वैली, और लेकिन जो सिनेमा हॉल है वह बंद रहता है। लेकिन उनको याद आता है कि जो बी ने एक नोटिस जो नोट किया था, उसमें एक सभा का उसमें जिक्र था, और वह सभा जो कैकेस्टन हॉल था लंदन का, उसमें आयोजित किया गया था, जिसके जो वक्ता थे वह माइकल ओ डायर था। और जब वह सभा को संबोधित किया तो पूरा ताली बजाकर लोग जा रहे थे। उसी वक्त 2 गोली की आवाज़ सुनाई दी और माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने गोली मार दी और वहाँ से वह भागे नहीं। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन में ही उनको ट्रायल पूरा कर 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। और 34 वर्ष बाद 1974 को जो उनकी अस्थियां था वह भारत सरकार लाने का काम किया, जिसको अस्थियां को पूरे पंजाब में शहरों में घुमाया गया और उनको 2 अगस्त 1974 को उनकी जो पार्थिव शरीर तथा नहीं अस्थियों को दाह संस्कार किया गया और पूरे उनके जो अस्थि था उसको जो अवशेष था उसको 7 जगहों पर रखा गया। यही था यह आज की घटना। तो इसको देखते हैं कहाँ कहाँ क्या पूछता है, क्या पूछ सकता है। देखिए, रोलेट एक्ट यह प्रस्तावित फरवरी 1919 में हुआ था और यह जो रोलेट एक्ट है वह पूछता है कि किसके अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो यह जो न्यायमूर्ति था, एक न्यायाधीश एस.टी. रोलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया था। इसके अध्यक्षता में एस.टी. रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया था, जिसने 2 प्रस्ताव तैयार किए थे और इसी प्रस्ताव को जो रोलेट एक्ट कहा गया। और इस 2 विधेयक में से एक को 18 मार्च 1919 को जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें भारतीय सदस्य जितने भी थे उसके विरोध के बावजूद पास कर दिया गया था। तो यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पूछा जा सकता है कि प्रस्ताव कब रखा गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 18 मार्च 1919 को। देखिए, जो यह रोलेट एक्ट है उसका अन्य नाम भी कहा जाता है। पूछता है कि रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो यह इसको द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट यानी आतंकवादी और क्रांतिकारी अपराध एक्ट भी इसको कहा जाता है। यह परीक्षा में पूछता है कि इसको क्या कहा जाता था, तो द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। और इसको काला कानून भी कहा जाता है। पूछता है कि काला कानून किस एक्ट को कहा जाता था, तो यह रोलेट एक्ट को कहा जाता था, तो इसका आप ध्यान रखें। और यह बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी इसको कहा जाता है। पूछता है कि किस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कहा जाता है। कहा कि इसको तो बगैर वारंट के ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही उसको अनिश्चित काल तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता था, और इसीलिए इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। जो इसका उद्देश्य था रोलेट एक्ट का वह क्या था कि जो 1919 के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां अपना चरमोत्कर्ष पर था, जिससे वहाँ क्या था, उसको डर था कि भारत से हमको कहीं विदा न हो जाए, इसीलिए वह भारतीय राष्ट्रवाद का दमन करना चाहता था। और जो क्रांतिकारियों के जो हिंसा के दमन के नाम पर जो भारतीयों का मौलिक अधिकार था उसको अपहरण करना चाहता था। तो अगर उद्देश्य पूछे तो यही राष्ट्रवाद का दमन, मौलिक अधिकारों का अपहरण। अब देखिए, जब यह कानून पास हुआ तो भारतीयों को झकझोर दिया, लगा कि भैया इसका प्रतिरोध करना चाहिए। और गांधी अब राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा बनने के लिए
आप जुगाड़ में लगे हुए थे और उन्होंने जब कहा कि भैया आप सत्याग्रह इसके विरोध में शुरू किया जाना चाहिए और उन्होंने सत्याग्रह शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, शपथ पत्र तैयार करवाया। इसको प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र भी कहा जाता है और उन्होंने 20 पूछ सकता है कि सत्याग्रह शपथ पत्र पर हस्ताक्षर गांधी ने कितने व्यक्तियों को करवाया था। तो यह 20 आमंत्रित किए थे व्यक्तियों को जिन्होंने हस्ताक्षर किया था कि हाँ इस कानून को हम लोग विरोध करेंगे और यह कमेटी जो सिफारिश करेगी उसके और अन्य कानूनों को विरोध किया जाएगा। तो पूछ सकता है कि कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था, 20। और यह 24 फरवरी 1919 को हस्ताक्षर किया था और फिर वह 26 फरवरी को पूरे राष्ट्र के नाम वह देश को पत्र लिखते हैं और सत्याग्रह में शामिल होने का आह्वान करते हैं और इसके बाद वह सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं। पूछता है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो यह महात्मा गांधी ने की थी। स्थल कहाँ था? यह बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। पूछ सकता है कि सत्याग्रह सभा कहाँ स्थापित किया गया था? तो बंबई में। और इसके जो सभापति थे वह खुद गांधी थे। पूछ सकता है कि सत्याग्रह सभा की पहले सभापति कौन थे या सभापति कौन था? तो महात्मा गांधी ही थे। और उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली क्योंकि देश के पत्रिका के माध्यम से ही देश के लोगों को अपना संदेश वो पहुंचा सकते थे। आज तक कहीं नहीं लिखा होगा, कोई किताबों में नहीं लिखा रहता है कि सत्याग्रही नामक पत्रिका वह निकालते थे, लेकिन जो किशोर कुमार गोयनका है जो उनके पत्रकारिता पर अध्ययन किया था गांधी के पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने सत्याग्रही पत्रिका का, क्योंकि यह पंजीकृत पत्रिका नहीं थी और यह मुंबई से हर सोमवार निकलती थी, तो इसका ध्यान रखेंगे। और जो अधिकतर सदस्य पूछता है कि जो गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी उसमें अधिकतर सदस्य किस संगठन का था? तो वह होम रूल लीग संगठन का था जो एनी बेसेंट और तिलक ने चलाया था। उसके अधिकतर युवा सदस्य इसमें शामिल थे। और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत पूछता है कि शुरुआत कब हुई? गांधी ने एक दिन निर्धारित किया 6 अप्रैल 1919। तो यह काफी बार पूछता है कि सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में? तो यह 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसका आप याद रखिएगा। लेकिन जो इसकी सूचना में दुविधा के कारण या गलतफहमी के कारण बहुत जगह 6 अप्रैल से पहले ही यह सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया था। तो दिल्ली में इसकी शुरुआत पूछ सकता है कि यह कब हुआ था? दिल्ली में 30 मार्च 1919 को काफी वहाँ हिंसा हो गया था। और जो पूछता है कि दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो स्वामी श्रद्धानंद जो एक किसान नेता थे, स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। और कहाँ? 30 मार्च 1919 दिल्ली। और जब यह हिंसा होता है तो गांधी फिर पंजाब जाते हैं, लेकिन उनको पंजाब जाने नहीं दिया जाता, फिर उनको बम्बई भेज दिया जाता है। बम्बई से वह देखते हैं कि भाई गुजरात में भी काफी हिंसा हो रहा है, तो वहां शांत करने के लिए वो जाते हैं। लेकिन सर ऐसा तो देखिए यह पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था जो भारत के सभी क्षेत्रों में के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी लिंग के हो, वह शामिल हुआ था। इसीलिए यह आंदोलन को पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहा जाता था। और जो भारतीय राजनीति में अगर पूछा कि गांधी का प्रवेश किस वर्ष हुआ या किस आंदोलन में हुआ, तो जो गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश इसी आंदोलन के माध्यम से हुआ था। जो पहले चंपारण सत्याग्रह, खेरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल वह सब स्थानीय आंदोलन था। पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में गांधी या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन में ही शामिल होते हैं। जब इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा था तो सरकार के इस तरह का कोई अनुभव ही नहीं था कि भैया कैसे इसको मतलब संभाला जाए, किसे नियंत्रित किया। तो उसको सबसे अच्छा उपाय लगा कि जो इसका नेतृत्व करता है, गांधी बहुत इधर उधर कर रहा है, उसी को लाओ गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पूछता है कि गांधी को गिरफ्तार कब किया गया था? तो 9 अप्रैल 1919 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसी दिन जो पंजाब के 2 नेता, पूछ सकता है कि पंजाब के किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? डॉक्टर सतपाल और सफेदीन किचलू। क्योंकि वहाँ जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे यही दो व्यक्ति कर रहे थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको लोकप्रिय बनाने में। तो इसके कारण जो वहाँ की सरकार थी, पंजाब की सरकार, और डॉक्टर सतपाल को और सफेदीन किचलू को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को वहाँ काफी हिंसा होता है इनके विरोध में। और
जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो भैया तो कुछ प्रतिक्रिया होगा पंजाब में। तो प्रतिक्रिया क्या हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, तो देखिए यह 13 अप्रैल 1919 का दिन था। पूछ सकता है कि जालियांवाला हत्याकांड किस तारीख को हुआ था, काफी बार पूछा है, पूछ सकता है 13 अप्रैल 1919 को। और यह 13 अप्रैल 1919 जो पंजाबियों के लिए है वो काफी विशेष महत्व है, क्योंकि वह बैसाखी का दिन था, जो मेला लगता था, त्योहार था उसका, तो यह बैसाखी था। पूछ सकता है कि उस तारीख को किस धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार था। और यह स्थल कहाँ था, जालियांवाला बाग था, जहाँ शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजित किया गया था। और यह जालियांवाला बाग कहाँ है, पूछता है, अमृतसर में है। तो जालियांवाला बाग अमृतसर में है और यह 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी और उसी दिन बैसाखी था। और इसी सभा में कि तो आदेश दे दिया था पहले ही कि भैया कोई तीन लोग से ज्यादा जुलूस निकालता है या सभा करता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। तो यह ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर था, जनरल रेजिनाल्ड डायर। और यह जो वरिष्ठ अधिकारी था, और यह सभा स्थल पर पहुंचता है और बिना सूचना दिए, बिना चेतावनी दिए ही गोली चलाने का आदेश दे देता है। और क्या होता है कि जो 379 लोग हैं, इस सरकारी आंकड़े कहता है, लेकिन मरने वालों की संख्या हजारों से अधिक थी। बाद में जब यह काली ऐसी घटना घटी, इतने व्यापक पैमाने पर क्रूरता किया गया, लोगों को मौत से होली खेला गया, तो इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुआ, निंदा किया गया। और इसके अपने मुंह छुपाने के लिए वह हंटर आयोग गठित करता है। एक हंटर आयोग 1882 में भी गठित किया था, वह शिक्षा से संबंधित। लेकिन जो यह हंटर आयोग था वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित किया गया था, जांच के लिए और उसके सिफारिश के लिए। तो यह हंटर आयोग गठित किया जाता है और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है, जैसा कि नाम से ही मालूम है, विलियम हंटर, जो कि स्कॉटलैंड के में सोलिसिटर जनरल था पहले। और इसमें भी भारतीयों को भी कुछ सदस्य बनाया गया। पूछता है कि इसको हंटर आयोग में किन भारतीयों को सदस्य बनाया गया था। 3 भारतीयों को सदस्य बनाया गया था। एक तो चिन्नालाल सीतलवाड़ा थे, जो कि कहाँ, मुंबई के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे। एक जगत नारायण थे, जो कि संयुक्त प्रांत जो अभी यूपी है वहाँ का विधान परिषद के सदस्य और अधिवक्ता थे। और एक शहीजादा सुल्तान अहमद खान थे, जो कि ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता थे। तो यह 3 लोग थे जो हंटर आयोग का सदस्य थे। और इसको हंटर आयोग को कभी कभी डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है। इसको अन्य नाम क्या पूछ सकता है, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। और यह तो एक नाम मात्र का बहाना था। इससे पहले ही जो सरकार थी वह इंडेमनिटी एक्ट पास कर दिया था, ताकि जो उसके अधिकारी है किसी को दोषी या उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सके इस घटना के लिए, जो इंडेमनिटी एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल भी कहा जाता है। और बाद में क्या होता है, रिपोर्ट मार्च 1920 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होता है। वह सिर्फ निंदा करता है और जनरल डायर है उसको दोषी नहीं ठहराता। बाद में इसे नाम मात्र का नौकरी से बर्खास्त कर देता है और इसको ब्रिटेन बुला लिया जाता है और वहां सम्मानजनक तलवार इसको दिया जाता है, ऑनर्ड स्वॉर्ड उसको दिया जाता है। और इसको 26,000 पाउंड राशि इकट्ठा करके दिया जाता है कि बहुत भैया तुम बहुत अच्छा काम किया है, या वहाँ बनाने के लिए, भारत में शासन बरकरार रखने के लिए तुम बहुत बेहतर काम किया है। और वहाँ की जो ऊपरी सदन था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसकी प्रशंसा करता है इस कार्य के लिए। और इसकी मृत्यु 1927 में जो मस्तिष्क रक्त स्कंदन के कारण, रक्त स्राव रुक जाने के कारण इसकी 1927 में मृत्यु हो जाती है। और जब यह सरकार गठित करता है तो कांग्रेस भी अपना कमेटी गठित करता है। तो गैर सरकारी समिति, क्योंकि यह सरकार नहीं गठित किया था तो इसलिए गैर सरकारी समिति कांग्रेस के द्वारा गठित किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष बनाया जाता है वह मदन मोहन मालवीय को बनाया जाता है। पूछ सकता है कि कांग्रेस ने जिस समिति का गठन किया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय। या पूछ सकता है कि इसका सदस्य
कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी थे और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और अब्बास तैयब जी और एस.आर. जयकर थे। महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी और एम.आर. जयकर। और कुछ लोग ने, जैसे जो रविंद्रनाथ टैगोर है, वह नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं। पूछता है कि जलियांवाला बाग के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। या पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो यह जो शंकर नायर है, वह वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र देते हैं। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसको किसने कहा था कि यह जानबूझकर हत्या करने का प्रयास था? जो दीनबंधु थे, जो C.F. एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है, उन्होंने कहा था। अब जो उधम सिंह है, जो उनका जन्म है गांव समाना में हुआ था, या कहाँ है? संगरूर पंजाब में है, पूछ सकता है। और इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? राम, इनका नाम पूछ सकता है, राम मोहम्मद सिंह आजाद। देखिए, राम और मोहम्मद क्या है? यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। जो वह फूट डालो राज करो कि जो उसका नीति था, उसका वह विरोध करने का एक अच्छा उपाय था, तरीका था। कि राम मोहम्मद सिंह आज भारत की जो जनता है, इससे अपना प्रेरणा ले सकता है। किस तरह देख रहे हैं आज जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, उसको रोका जा सकता है इस संदेश के माध्यम से। और उन्होंने आज़ाद पार्टी का गठन किया था। और ये भगत सिंह के मित्र थे। भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे, ये बड़ा होने के चलते, और हमेशा फोटो उनका रखते थे भगत सिंह का। और इन्होंने जनरल ओ डायर की 13 मार्च 1940 का कैकेस्टन हॉल में यह दो गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और 1940 में इंग्लैंड में 31 जुलाई को इनको फांसी दे दी जाती है। और 34 वर्ष बाद इनके जो अस्थियां हैं, भारत में 1974 में लाया जाता है। देखिए, काफी बार इसमें कंफ्यूजन होता है जनरल डायर और माइकल ओ डायर में। जो यह माइकल ओ डायर था, उस वक्त पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वहाँ का उपराज्यपाल था। वह प्रशासनिक अधिकारी था वहाँ, और पंजाब का। और इसने ही वहाँ मार्शल लॉ लागू करने की सिफारिश की थी। और जो वहाँ जो शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने और मार्शल लॉ लागू करना या उसको क्रियान्वित करने के लिए इसने ही निर्देश दिया था। लेकिन जब वहाँ जब हिंसा काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था, तो जो एक सैनिक अधिकारी था जनरल रेजिनाल्ड डायर, उसको वहाँ तैनात किया गया था पंजाब में। और यही जो सैनिक अधिकारी था, वहाँ जब सभा हो रहा था जलियांवाला बाग में, तब उसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो पूछता है कि माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो यह उधम सिंह इसको माइकल ओ डायर को किया था। यह गवर्नर था न, इसका तो मृत्यु 1927 में हो गया था अपने से। तो इसीलिए माइकल ओ पूछता है, काफी बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों ऑप्शन देता है, माइकल ओ डायर और जनरल रेजिनाल्ड डायर की हत्या, दोनों में से किसकी हत्या उधम सिंह ने किया था? तो जो वहाँ का गवर्नर था, उसको 1940 में वो हत्या करते हैं, उधम सिंह। और यह जो जनरल रेजिनाल्ड डायर है, वह 1927 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह आज का जो रॉलेट एक्ट था, और
पंजाब वाला जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फैक्ट्स आपको एग्जाम में पूछेंगे वह यही है, इससे बाहर एग्जाम में आने वाला नहीं है। अतः आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।